आज की कहानी है गरीब साधना की, जिसने पति की मौत के बाद अपने दोनों बेटों को पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। एक रोज, साधना थोड़ा आराम भी कर लिया कर, सारा दिन काम काज करती रहती है। साधना, पति के जाने के बाद तो तूने पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए लगा दी। अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बेटों को कौन संभालेगा? इसलिए खुद पर भी ध्यान दे। मेरे दोनों बेटे अच्छे से पढ़ लिख जाएं बस, और मुझे क्या ही चाहिए। साधना अपने दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए खूब काम करती। अपने बेटों का खर्चा उठाने के लिए वो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती। एक रोज उसकी मालकिन, साधना तू किसी अच्छे हलवाई को जानती है? वो क्या है ना, परसों मेरे पोते का मुंडन है तो 200 लोगों का खाना बनवाना है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है मालकिन, ये काम मैं कर लूंगी। क्या तू 200 लोगों का खाना अकेले बना पाएगी? हाँ मालकिन, जो पैसे आप हलवाई को देंगी उससे आधे पैसे में तो मैं 200 लोगों का खाना बना दूंगी। ठीक है, तो तू ही ये काम कर दे। साधना को उस पार्टी में 200 लोगों का खाना बनाने का काम मिलता है। वो भरी गर्मी में खूब मन से खाना बनाती है। उस दिन उसे उसके काम के 15,000 रुपए मिलते हैं, जिससे वो बड़ी खुश होती है। अब वो शादी ब्याह में भी खाना बनाती। ऐसे ही उसे 20 साल बीत गए। अब साधना बूढ़ी हो गई और अब उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे और साथ ही 2 BHK का फ्लैट लेकर उसमें रहने लगे। माँ, अब हम कमाने लगे, इसीलिए अब आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, अब तुम बस आराम करो। अच्छा, ये बात है। अगर अपनी माँ को आराम ही देना चाहते हो तो अब इस घर में बहुएं ले आओ, ताकि मुझे भी इस घर गृहस्थी के काम से थोड़ा आराम मिले। दोनों बहुएं आ जाएंगी तो ये गृहस्थी उन्हें सौंप कर खुद आराम करूंगी। कुछ समय बाद उन दोनों भाइयों की शादी 2 बहनों निशा और कृतिका से हो जाती है। लेकिन साधना ये बात नहीं जानती थी कि उसकी दोनों ही बहुएं कितनी बड़ी आलसी हैं। शादी के हफ्ते भर बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब दोनों बहनें अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। दोनों सुबह 7 बजे सोकर उठती और पतियों के जाने के बाद सारा दिन आराम से बिस्तर पर पड़ी रहती। वो दोनों बड़ी ही आलसी थी। ऐसे ही एक रोज, कृतिका, ये बदबू कहाँ से आ रही है? सच सच बता, तू आखिरी बार कब नहाई थी? पिछले हफ्ते ही तो नहाई थी। छी, तू कितनी बड़ी आलसी है। खुद को देख, तू बता कब नहाई थी? मुझे भी हो गए होंगे 4-5 दिन, लेकिन तेरी तरह एक हफ्ता तो नहीं हुआ ना। क्या करूँ, इतना आलस आता है कि नहाने का मन ही नहीं करता। वो तो अमर जी को दिखाने के लिए मुझे बाथरूम में जाना पड़ता है, लेकिन पता है अंदर जाकर मैं नहाती नहीं हूँ, बल्कि नल ऑन करके सो जाती हूँ। सेम यार, कल तो सौरभ जी भी बोल रहे थे कि कहीं से स्मेल आ रही है। मैंने बोल दिया एक चूहा मरा पड़ा है कमरे में, उसी की स्मेल होगी। फिर जल्दी से मैंने परफ्यूम लगाया, तब स्मेल आनी बंद हुई। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तो परसों की टेंशन सताई जा रही है। परसों की? क्यों, क्या हुआ? परसों इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं घर पे। सौरभ ने अपने सभी दोस्तों को हमारी शादी की पार्टी देने के लिए बुलाया। हाँ, अमर का भी यही हाल है, उन्होंने भी बुलाया है। अब बताओ इतने सब लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे तो सोच सोच कर अभी से चक्कर आ रहे हैं। सच कहूँ तो मेरा तो BP बढ़ने लगा है। 2 रोटी बनाने में तो हमें मौत आती है और ये पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। यही सब सोचकर दोनों बहनें उदास हो जाती हैं, क्योंकि दोनों एक नंबर की आलसी थी। 2 रोटी तो उनसे बड़ी मुश्किल से बनती थी। लेकिन तभी साधना मंदिर से लौट आती है और उनका उदास लटका चेहरा देख वो उनसे पूछती है, क्या हुआ बहुओं, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? फिर दोनों उसे सारी बात बताती हैं। बस इतनी सी बात? तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा मिनटों का काम है। बस तुम मुझे बता दो खाने में क्या क्या बनाना है, मैं सब बना दूंगी। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। साधना की शातिर बहुएं समझ जाती हैं कि उनकी सास एक सीधी साधी औरत है और वो उसका फायदा उठा सकती हैं। दोनों मुंह बनाते हुए कहती हैं, माँ जी 50-60 लोग आ रहे हैं, क्या आप कर लेंगी? हाँ हाँ, सब हो जाएगा। तो मैं क्या कहती हूँ कृतिका, क्यों ना हम अपनी सहेलियों को भी बुला ले, इसी बहाने हमारी तरफ से भी पार्टी हो जाएगी। अब माँ जी खाना बना ही रही है तो सबके लिए बना देंगी ना? क्यों माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा माँ जी, मेरी कमर में ना सुबह से दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जाऊँ? लेकिन तेरी तो बर्तन धोने की टर्न थी ना। तो कोई बात नहीं बहू, तू धो ले। मैं तो धो देती माँ जी, लेकिन वो क्या है ना, सुबह से कलाई में बड़ा दर्द हो रहा है। बाम भी लगाया लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। अब ऐसे में कैसे? अगर आप ही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही धो दूंगी। तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। दोनों आलसी बहुएं एक बेड पर लेट जाती हैं और मजे से फोन चलाने लगती हैं। अब दोनों बहनें साधना की नफ्स पकड़ लेती हैं। वो कोई न कोई बहाना बनाकर अब साधना से ही घर का काम लेने लगती हैं। ऐसे ही अगले दिन, ये लो निशा, ये कुछ पैसे रखो और जाकर बाजार से जरूरी सब्जियां और जो भी सामान तुम्हें चाहिए होगा वो ले आना। कल घर में पार्टी है तो सब तैयारी करके रखना। जी आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ये कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं
और अब दोनों बहुएं अपनी सास से कहती हैं, माँ जी क्या आप बाजार से सब्जी ले आएंगी? वो क्या है ना, हमें सब्जियां छांटनी नहीं आती, कहीं ऐसा ना हो कि सड़ी गली सब्जी ले आए। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ। दोनों झट से सामान की लिस्ट उसे पकड़ाती हैं। फिर बेचारी सास तेज धूप में सामान लेने चली जाती है। अब आएगा मजा। अब माँ जी 2-3 घंटे से पहले नहीं आएंगी, तब तक तो मैं मजे से ढेर सारा टीवी देखूंगी। आज पता है नैना का पति घर से उसे निकाल देगा। क्या बात करिए, चलो साथ में देखते हैं। बेचारी सास चिलचिलाती धूप में सब्जी और सामान खरीदती है और 2 घंटे बाद भारी सा थैला लिए घर लौटती है। घर आकर वो लगातार घंटी बजाए जा रही थी, लेकिन अंदर दोनों बहुएं अलसाते हुए एक दूसरे से कहती हैं, जान कृतिका दरवाजा खोलना, न जाने कौन है जो इस भरी दोपहरी में चैन से सोने भी नहीं देता। दीदी आप जाओ ना, मुझसे उठा नहीं जा रहा। थोड़ी देर पहले पिज्जा वाला आया था, तब तो बड़ी जल्दी दरवाजा खोलने भागी थी। हाँ तो मैंने कौन सा अकेले ठूसा है, आपने भी तो खाया है, और आपने ही कहा था कि कौन दिन का खाना बनाए, ऐसा कर पिज्जा ही ऑर्डर कर ले। फिर कृतिका जैसे तैसे अलसाते हुए दरवाजा खोलने जाती है। अरे माँ जी आप, ओहो वो माफ करना, पेट में दर्द था ना, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। पेट में दर्द तो तूने दवाई लिया नहीं? जी खा ली। साधना थकी हारी अंदर आती है। खाने में क्या बनाया है बहू, बड़ी तेज भूख लगी है। माँ जी मैंने बताया ना, हम दोनों के पेट में दर्द था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं बनाया। अभी भी ठीक नहीं हुआ है दर्द, इसलिए आप अपने लिए कुछ बना लीजिए, मैं आराम कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने लगती हैं और बेचारी सास उस दिन भूखी रह जाती है। अगले दिन उनके घर पार्टी थी। दोनों बहुएं अपने मेकअप और ड्रेस की तैयारी में लग जाती हैं और साधना अकेले ही सब काम करने लगती है। माँ जी अगर सब हो गया हो तो मीठे में गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर भी बना लीजिएगा, और हाँ खीर में केसर डालना मत भूलिएगा, हम तब तक तैयार हो जाते हैं। साधना लगातार रसोई में काम कर रही थी। उधर निशा और कृतिका आपस में, अब कौन तैयार होकर मेकअप करके साड़ी पहने, इन सब में कितना आलस आता है। तो एक काम करते हैं ना, पार्लर वाली को बुला लेते हैं, घर पर आकर तैयार कर देगी। दोनों बहुएं पार्लर वाली को फोन करके घर पर बुलाती हैं। पार्लर वाली उन्हें तैयार करके चली जाती है। कुछ देर बाद मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। साधना ही सबको स्नैक्स और खाना परोसती है। माँ जी हम आपकी हेल्प करवा देते, लेकिन आप जानती है ना हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, और हमारी फ्रेंड्स भी आई हैं, तो उन्हें वक्त देना भी तो जरूरी है ना। कोई बात नहीं बहू, तुम अपनी सहेलियों से बातें करो, मैं तब तक तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर साधना उनके लिए कुछ लेने चली जाती है। अरे वाह, तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है जो सारा काम संभाल रखा है। क्या खाक अच्छा है, ये तो हम है जो इन्हें काम पर लगा रखा है, नहीं तो इनका बस चले तो बेटी की कमाई बैठ कर खाएं। एक तो खुद का इतना खर्चा, ऊपर से इस बुढ़िया का खर्चा उठाओ वो अलग। उनकी ये सब बातें साधना सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर बड़ा दुख होता है। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। वैसे तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जितना खाना तुम लोगों ने मुझसे बनवाया है ना, इतना खाना बनाने के मैं एक वक्त पर 15 से 20 हजार चार्ज करती थी, और साथ में जो तुम मुझे नौकरानियों की तरह काम करवा रही हो ना, उसके पैसे अलग बनते हैं। रोज तुम्हारे आलसपन के कारण घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, जिस कारण कई दिनों से मेरी तबीयत भी खराब रह रही है, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। इतना बोलते ही साधना की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। देखिए पिछले कुछ दिनों से ज्यादा काम करने के कारण इनमें अंदर ही अंदर काफी कमजोरी आ गई है। तभी उस डॉक्टर की नजर निशा और कृतिका पर जाती है। ओह, तो तुम दोनों इनकी बहुएं हो, तभी इनकी ये हालत है। क्या मतलब डॉक्टर? मतलब ये दोनों मेरे पड़ोस में रहती थी और एक नंबर की आलसी बहन है। एक हफ्ते तक तो ये नहाती भी नहीं थी, तो बाकी काम तो ये क्या ही करती होंगी। क्या हमारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार यानी कि ये दोनों है? अभी निकल जाओ हमारे घर से, ऐसी आलसी बीवियों की हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम अपना ही आलस त्याग देंगे। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों ही अपनी सास से माफी मांगती हैं। साधना का दिल बड़ा था, इसलिए वो भी उन्हें माफ कर देती है, और अब दोनों बहुएं सारा आलसपन त्याग कर घर का सारा काम करती हैं। दीनापुर नाम के गांव में आशा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पर होने की वजह से उसमें खूब गुस्सा भर गया था और वो लोगों पर खूब चिल्लाती थी। लेकिन आशा देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की ओर खींच लाती थी। एक रोज, अरे वाह, इस मटर पनीर में से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भरपूर मटर पनीर खाऊंगी, आज तो दावत है मेरी।
अम्मा आज क्या बना रही हो? बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर हैं? और क्यों आई है यहाँ? माँ ने ये दूध भिजवाया था, उनके हाथ से आपका दूध गिर गया था ना। अच्छा ठीक है, चल जा अब यहाँ से। रेनू वहां से चली गई। उस दूध को देख आशा ने सोचा, मटर पनीर के साथ मैं खीर भी बना लेती हूँ। आज मीठे में खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब खीर बना रही हूँ तो साथ में थोड़ी पूरी भी निकाल लूंगी अपने लिए। वैसे भी तो कभी कभार ही पकवान खाने को नसीब होते हैं। लेकिन मावा तो है ही नहीं खीर में डालने के लिए। आशा देवी मावा लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसे बिरजू मिलता है। क्या बात है काकी, मावा? लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर पर। सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। अरे कभी हमें भी अपने घर पर बुलाया करो। क्यों? वो अपनी लुगाई को जाकर बोल, मैंने क्या तेरा कर्जा लिया है जो तुझे बनाकर खिलाऊं? हाँ। कुछ देर बाद आशा देवी घर पहुंचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खूब अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू सूंघकर उसकी पड़ोसने किसी न किसी बहाने से उसके घर आती हैं, लेकिन आशा देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहां से भगा देती है। जब सारा खाना पककर तैयार हो जाता है तो वो अपने लिए थाली में पकवान डालती है और खाने के लिए बैठती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, हे राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? भला मैं राम जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? राम 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 राम, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। आशा देवी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो भगवान को उसका भोग लगाने मंदिर जरूर जाती। उस रोज भी वो एक थाली में भोग निकालकर मंदिर चढ़ाने ले गई। क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो भगवान को? आज पकवान बने हैं तो सोचा भगवान को भोग लगा दूं। भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया करो। तुम तो रहने ही दो पंडित, तुम्हारी जीभ कितनी चटोरी है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। भगवान का लगाया हुआ भोग भी तुम खुद ही खा जाते हो, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सुनकर गुस्से में पंडित वहां से चला जाता है। आशा देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है और सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। हे राम, मेरा सारा खाना कौन खा गया? फटे मुंह उसका। आशा देवी रोते हुए मुखिया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया? भला ऐसा भी क्या खास बनाया था तुमने, है? जो चोर तुम्हारे घर से पैसे सामान न चुरा कर खाना चुरा ले गया भाई, है? मुझे पता होता कोई मेरा खाना चुरा लेगा तो मैं तो पहले ही रसोई में ताला लगा जाती। मुखिया उसको आश्वासन देता है कि वो जल्द ही उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर आशा देवी भूखे पेट ही सो गई। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, आज तुम फिर वही खाना बनाना जो तुमने कल बनाया था। अच्छा, और ठीक वही चीजें दोहराओ जो कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वो फिर उसे खाने आएगा। हाँ, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास अब उतने पैसे नहीं हैं। अरे ये लो पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी? आशा देवी फिर से वही सब पकवान बनाती है और आज के पकवान की खुशबू तो कल से भी ज्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे वही सब गांव वाले आशा देवी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आशा देवी ने फिर से सबको भगा दिया और पकवान बनाने के बाद फिर से भगवान को भोग लगाने मंदिर चली गई। हे प्रभु, कल तो तुमने मेरे खाने की रक्षा नहीं की, लेकिन आज तुम उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद करना। मंदिर में आशा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ चोर मुंह छुपाए आशा देवी के घर में घुस आता है। फिर जैसे ही उसने खाना शुरू किया वैसे ही मुखिया ने उसे दबोच लिया। तभी आशा देवी भी मंदिर से आ गई। आशा देवी उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पंडित ही था। पंडित, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। अब क्या करता आशा काकी, तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतने ही अच्छे हैं तुम्हारे हाथों के पकवान। तुम्हारे खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और तुम तो जानती ही हो कि मेरी जीभ कितनी चटोरी है। अरे भाई, पंडित होकर चोरी? अब आज के बाद तुम गांव के मंदिर में से पंडित पद से हटाए जाते हो भैया। लेकिन कुछ भी कहो,
आशा काकी, आपके हाथों के पकवानों की खुशबू की बात ही कुछ और है। ऐसी बात है तो बैठो मुखिया जी, मैं अभी परोसती हूँ पकवान। उस दिन आशा देवी के हाथ का खाना खाकर मुखिया भी हैरान रह गया। लाजवाब, क्या स्वाद है काकी। अब समझ आया क्यों गांव वाले तुम्हारे हाथों के पकवान खाने के लिए तरसते थे। काकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव में ढाबा खोलो जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी, साथ ही गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का बढ़िया पकवान भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं मुखिया जी? उसकी चिंता आप मत करो। अरे ढाबा खोल कर देने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी उसमें स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके बाद गांव में गरीब बुढ़िया की रसोई के नाम से एक ढाबा खुलता है जिसमें वो गरीब बुढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचती है।